पिछली क्लास में क्या हुआ था? अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परफेक्ट नंबर, है ना। चलो फिर आज की क्लास में लगाओ एक हेडिंग। लिखो प्रॉपर्टी, क्या दिख नहीं रहा? तो इधर को आ जाओ आप, वो लाइट बीच में आ जाओ ना, तुम्हें कमर भी तो लगानी ना। चलो मैं बोलता बोल बोल के लिखवा रहा ना। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, बताओ प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। क्या होगा? पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म। ठीक है, यहां से लास्ट ईयर में क्वेश्चन बना था सीटेट में, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म से, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताओ। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या होगा? इसको W से डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या के सेट में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या का सेट बन जाता है। 3 4, ये हुआ कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हुआ होल नंबर। तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है आज हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी इसकी वो क्या होगी? संवरक, संवरक नियम, संवरक नियम। कई बार एग्जामिनर इसको चेंज करके नाम दे दे दूसरा, संवरत। संवरत गुण ऐसा बोल दे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था संवरक नियम से, संवरत गुण से, कि कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, क्या है। तो लिखिए उसमें, लिखो पहला पॉइंट, दो पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणन, दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणन हमेशा हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि A तथा B दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो A प्लस B तथा A क्रॉस B भी एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब जब लास्ट ईयर सीटेट का एग्जाम हुआ था तो ये स्टेटमेंट आया था बनके कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्याओं की कौन सी प्रॉपर्टी है ना। तो चार ऑप्शन थे इसमें, संवरक नियम है, या फिर साचर्य नियम है, या फिर क्रम विनिमय है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम है, ठीक है ना। तो अब जिसने पढ़ रखा होगा तो सही बता होगा, है ना। वो क्या बताओगे? संवरक नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कि दो पूर्ण संख्याओं का योग या फिर गुणन, ये केवल योग और गुणन पर काम करता है, ठीक है ना। योग और गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। कोई भी पूर्ण संख्या उठा लो, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो चीजों को। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं योग के लिए, किसके लिए? योग के लिए, योग के लिए, ठीक है ना।
देखो मैं एक नंबर ले रहा 4, ठीक है, क्या ये 4 पूर्ण संख्या है? भाई जीरो और इनफाइनाइट तक यानी कि पूर्ण संख्या का सेट है, इसमें 4 भी शामिल है, तो 4 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो और एक संख्या ली मैंने 5, ठीक है ना, तो 4 + 5 योग है, योग के लिए 4 + 5 क्या आ गया? 9। तो ये बताओ 9 पूर्ण संख्या है या नहीं? 9 पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब योग के लिए ये समवर्ग नियम क्या होगा? पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नियम होगा ये, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं गुणन के लिए, गुणन या गुणा के लिए, गुणन के लिए, तो गुणन के लिए क्या होगा? जैसे कि यही नंबर है, एक 4 है और एक 5 है, दोनों पूर्ण संख्या है, तो 4 पंजे 20। तो क्या 20 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है? 20 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो 20 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये काम करेगा। समझ रहे बात को? तो पूर्ण संख्या के लिए योग भी और गुणन भी क्या है? समवर्ग है। बात समझ में आ रही? ठीक है। लेकिन अगर मैं आगे चलूं, थोड़ा उतार रहे क्या? उतार लिया, चलो अभी थोड़ा 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं घटा के लिए, घटा के लिए भाई एक संख्या हमारी 4 है, एक संख्या हमारी 4 है, पूर्ण संख्या है, एक संख्या 5 है। अगर मैं घटा दूं तो क्या निकलेगा? -1। अब ये बताओ -1 पूर्ण संख्या के सेट में है या नहीं? नहीं है ना, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक था और 0 से इनफाइनाइट में -1 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब घटा का जो मतलब घटा इसमें पूर्ण संख्या के लिए समवर्ग नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही? ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसके? भाग के लिए, भाग के लिए, ठीक है, भाग के लिए, तो एक पूर्ण संख्या हमारी कितनी है? 4। अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं किससे? 5 से, तो ये क्या बनेगा? 4/5। अब ये 4/5 जो होगा ये पूर्ण संख्या तो नहीं है ना, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक ये जो 4/5 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर पार्ट था, और ये 4/5 क्या है? फ्रैक्शन में है, भिन्न में है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए हमेशा योग और गुणन ये दोनों ही समवर्ग होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम होगा ये। क्लियर होगी बात? जबकि घटा और भाग के लिए ये समवर्ग नहीं है। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। तो नियम केवल ये है हमारा, इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि समवर्ग नियम, समवर्त गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी की दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, या a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a + b और a × b भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो योग के लिए और गुणन के लिए दोनों ही पूर्ण संख्या है, घटा के लिए पूर्ण संख्या नहीं है और भाग के लिए भी पूर्ण संख्या नहीं है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? याद रखोगे कि समवर्ग नियम क्या है? ये लास्ट ईयर सीटेट में पूछा गया था, स्टेटमेंट में देकर 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा नियम है, तो कौन सा होगा? समवर्ग नियम। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। अब मैं अगर बात करूं दूसरे नियम की, चलिए मिटा दो इसको, तो ये समझाने के लिए था, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा नियम लिखो, साहचर्य नियम। दूसरा नियम है भाई साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें भी सेम वही बात है, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों साहचर्य है। दोनों क्या है? साहचर्य है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों साहचर्य है। यदि यदि ए, बी तथा सी तीनों
पूर्ण संख्याएं हैं, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नियम क्या होगा, योग का नियम, योग का नियम। अब योग का नियम क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर किसके, a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है ना, अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लूं कि b प्लस सी को और इधर a प्लस बी को, तो यही क्या है हमारा साचर्य नियम। ठीक है, यही नियम क्या है हमारा, साचर्य नियम। समझ रहे बात को, ये नियम हमारा है साचर्य नियम कि a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में हो गया, और a प्लस बी इसको ब्रैकेट में कर दिया प्लस सी। अब एग्जांपल से समझो इस बात को। देखो, अगर मैं एक संख्या लेता हूं 4, 4 प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 को मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पे कर दिया 4 प्लस 5 को ब्रैकेट में बंद। ठीक है, तो 4 प्लस 6 और 5 11 बराबर 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो इधर भी 15 हो गया और इधर भी क्या हो गया हमारा 15 हो गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई, राइट हैंड साइड के बराबर आई। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या है, एक साचर्य है। बात समझ में आई, योग के लिए साचर्य है पूर्ण संख्याओं के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं बात करूं गुणन की, गुणन का नियम, गुणन का नियम, गुणन का नियम। ठीक है ना, गुणन के नियम में क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं कि a क्रॉस b क्रॉस c, और इसको ले लिया मैंने ब्रैकेट में बंद b क्रॉस c को, बराबर a क्रॉस b क्रॉस c, तो a क्रॉस b को मैंने शुरुआत में बंद कर दिया ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारा गुणन का नियम। ठीक है ना, ये हुआ हमारा गुणन का नियम। जैसे कि एग्जांपल से समझो इस चीज को, भाई एक संख्या 4 जो कि पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, इधर भी 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है ना, तो 5 गुणा 6 को कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे 4 गुणा 5 को ब्रैकेट में बंद। ठीक है, तो 5 छंग 30, इधर कितना हो गया 30, और ये क्या हो गया 4, बराबर 4 पंजे 20, 20 गुणा 6 क्या हुआ 4 तिये 12, 120 बराबर 6 दूनी 12, 120। तो यहां से भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन भी क्या है, साचर्य है। ठीक है ना, इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के लिए योगफल भी क्या है, साचर्य है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी घटा की, अभी समझ लो फिर वापस यही लिया मैं। ठीक है ना, देखो अगर मैं बात करूं घटा के लिए, घटा के लिए देखो घटा के लिए क्या होगा कि a माइनस बी माइनस सी। ठीक है ना, a माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर का निशान लगा दिया, अभी सेम चीज लिख रही। लेकिन जैसे ही मैं इनको ब्रैकेट में बंद करता हूं कि पहले लास्ट वाले दो को और पहले वाले दो को, ठीक है ना, तो ये बराबर हुआ होगा कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि ये साचर्य है या नहीं। जैसा कि मैं एग्जांपल में a 4 ले लिया, b 5 लिया और c 6, तो माइनस माइनस इसको ब्रैकेट में कर दो बंद। ठीक है ना, 4 माइनस 5 ब्रैकेट में बंद माइनस के 6। तो यहां पे देख रहे होंगे आप 4 माइनस, तो यहां पे माइनस का 1 मिलेगा और माइनस का 1 इसको प्लस कर देगा, प्लस का 1 हो गया। ठीक है ना, इधर क्या होगा माइनस का 1 और माइनस का 6, तो यहाँ क्या हो गया 5 और यहाँ क्या हो गया माइनस के 7। अब ये बताओ क्या ये बराबर है, नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऊपर तक बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण संख्याओं के लिए जो घटा होगा ये साचर्य नहीं होता। इसलिए केवल और केवल जो साचर्य नियम होगा वो योग और गुणन के लिए ही साचर्य होता है, पूर्ण संख्याओं के लिए। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से अगर मैं भाग की बात करूं,
भाग के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो भाग के लिए भी साचर्य नहीं होगा। कैसे देखे, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। अभी दोनों चीज एक ही है, बराबर है, तो मैंने लगा दिया बराबर का निशान यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद, यहाँ पे डिवाइड का निशान है, और इसको भी ब्रैकेट में बंद। तो 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा कि 4, अब देखो 5/6 तो इसका मतलब 5/6, और ये डिवाइड का निशान लगा हुआ है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो उल्टा हो जाएगा 6/5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इधर बात करूं, ये 4/5 है, 4/5, ठीक है ना, डिवाइड के निशान है, तो उल्टा कर दो 1/6। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो 4 से और 5 से 4/5 पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा, 6 बराबर 1/6। क्या ये बराबर है, नहीं है ना, बराबर तो नहीं, तो इसका मतलब ये कभी भी साचर्य नहीं होगा। बात समझ में आई। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए हमेशा योग और गुणन, केवल ये ही साचर्य होता है, बाकी नहीं। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। पिछला उतारना तुम्हें, बैक करना, हो गया था पिछला, चलो। उतार लो जल्दी। हो गया, चलो आगे है, हो गया सबका। तो तीसरा नियम समझो कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है क्रम विनिमय, यानी कि क्रम को हमें चेंज करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखो पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन, योग तथा गुणन दोनों क्रम विनिमय है, दोनों क्रम विनिमय है, ठीक है। यदि ए और बी दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग के नियम की, ठीक है ना। योग का नियम यानी कि योग के लिए, है ना। देखिए अब दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है ए बी और बी बी, तो क्रम को बदलना है, जैसे नाम से स्पष्ट है। जैसे कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी बराबर किसके होगा, बी प्लस ए के, बी प्लस ए के। क्रम बदल दिया हमने, पहले ए था, अब हमने यहाँ पे पहले नंबर पे बी को कर दिया, ठीक है ना। तो यही क्या है, क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है ना। यही क्या है, हमारा क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है। समझिए, जैसे मैं बोलता हूं कि ए भी पूर्ण संख्या है, बी भी पूर्ण संख्या है, तो अगर मैं ए को 4 ले लूं और बी को 5 ले लूं, तो 4 + 5 और इधर 5 + 4,
तो इधर कितना आ गया 9, इधर भी कितना आ गया 9। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के। तो ये साबित हो गया कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गुणा के लिए, दूसरा गुणन के लिए, गुणन के लिए, ठीक है। तो यहां पे भी क्रम ही चेंज करना है, ठीक है। देखिए अगर यहां पे लिखता हूं ए क्रॉस बी, तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं बी क्रॉस ए, अभी लिख सकता हूं कि नहीं। तो यही क्या है हमारा गुणन का नियम होगा, ठीक है ना। समझिए इस बात को कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ए की वैल्यू कितनी 4 और बी की वैल्यू कितनी 5, इधर बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। 4 पंजे 20 बराबर 5 चौक 20। तो यहां पे भी क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि गुणन के लिए भी क्रम विनिमय होता है। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बात करूं घटा के लिए, घटा के लिए होता नहीं, वैसे अगर होता तो मैं यहां लिख देता, ठीक है ना। लेकिन चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए माइनस बी, ठीक है, बराबर बी माइनस ए, ये होगा नियम, ठीक है ना। ए की वैल्यू अगर 4 लिखोगे, बी की वैल्यू 5 लिखोगे, यहाँ पे 5 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना मिलेगा -1, यहाँ पे कितना मिलेगा +1। तो क्या ये कभी बराबर होंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि घटा के लिए ये कभी क्रम विनिमय नहीं होगा। क्लियर होगी बात। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसके लिए, भाग के लिए, कि a डिवाइड बाई बी बराबर b डिवाइड बाई a, यानी कि 4 डिवाइड बाई 5 मतलब 5 बराबर 4। तो ये हो गया 4/5 बराबर ये होगा 5/4। तो ये बराबर नहीं हुआ, तो ये कभी भी भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत है। तो केवल और केवल योग के लिए और गुणन के लिए। अब जो प्लास्टर में आया था वो सवाल था समवर्ग के लिए, लेकिन वहां पे गुणन के बारे में नहीं पूछा गया था, वहां पे पूछा गया था योगफल के लिए, कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है 4 ऑप्शन में से, तो कौन सी थी, समवर्ग नियम, ठीक है ना। लेकिन योग और गुणन दोनों के लिए काम करता है समवर्ग नियम। इसी तरीके से साचरीय नियम भी योग और गुणन दोनों के लिए काम करता है। ठीक इसी तरीके से क्रम विनिमय में भी योग और गुणन दोनों के लिए काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जो चौथा है हमारा वो समझ लो। उतार लिया सबने, हो गया सबका, ठीक है। देखिए जो हमारा फोर्थ नियम है वो है वितरण नियम। वितरण नियम, या फिर इसका दूसरा नाम है बंटन, बंटन नियम, यानी कि बांटना है बस, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए इसमें है क्या भाई, मैं अगर ये बोलता हूं कि 3 संख्याएं है मेरे पास, यदि ए बी तथा सी तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा वो समझिए भाई। कहने का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर, ये ए की मल्टीप्लाई बी में भी होगी ए बी, और ए की मल्टीप्लाई सी में भी होगी प्लस ए सी। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी को बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा कौन सा है नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि भाई ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 प्लस 6, ठीक है ना। तो बराबर 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा कि नहीं। तो 4 गुणा
4 5 11 बराबर 4 पंजे 20 प्लस 4 6 24। तो इधर हुआ 44 44, इधर हुआ 44। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के। तो पूर्ण संख्याओं के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होगी ये भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर होगी बात। तो ये हुआ हमारे 4 नियम। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो ये 4 नियम है यहाँ पे। थ्योरी में ही आवे ना ज्यादातर शीट एट में, है ना। अब ध्यान दो, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? अनंत तक है ना। चलिए, तो संवरक नियम, संवरत या क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणन हमेशा एक क्या होगा? पूर्ण संख्या। योग हो चाहे गुणन हो, योग हो चाहे गुणन हो, यानी कि घटा और भाग पे काम नहीं करता कभी भी। क्लियर होगी बात? ठीक है। दूसरा क्या था? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही क्या होंगे? साहचर्य होंगे। ठीक है ना, तो ये साहचर्य नियम हुआ यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? घटा और भाग के लिए ये भी काम नहीं करता। ठीक है ना। इसी तरीके से क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी केवल योग और गुणन के लिए ही काम करता है। ठीक है ना। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि वितरण नियम, यानी कि बंटन नियम, तो ये ए बी और सी तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि हमें ए को, बी को और सी को दोनों में बांटना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो चलिए आगे बढ़ो भाई। अगर मैं बोलता हूं, एक छोटा सा टॉपिक है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है बताओ? बताओ कोई योज्य तत्समक, बताओ कोई। एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी। ADDIVIV, आइडेंटिटी। योज्य तत्समक, मान के चलो 4 ऑप्शन दे दिए और मैं बोल दूं ए बी सी और डी, 1 2 0 3, कि बताइए निम्नलिखित में से योज्य तत्समक कौन सा है? तो क्या बताओगे तुम? योज्य का मतलब क्या होगा बताओ? इंग्लिश में भी लिख रहा, और योज्य का मतलब पता ही है सबको। बताओ क्या होगा? है 0 होगा ना योज्य तत्समक। ठीक है ना, योज्य का मतलब योगफल। अब समझो इसमें क्या है, तो 0 था इसका आंसर। योज्य तत्समक हमेशा याद रखना 0 होता है। क्या होता है? 0। समझ रहे बात को? यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है कि हम किसी भी नंबर में जोड़ ले इसको। n में जोड़ लिया, मान लिया n कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो n में अगर मैं 0 जोड़ता हूं तो वापस यही संख्या प्राप्त हुई कि नहीं? वापस यही संख्या प्राप्त हुई कि नहीं? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा अवयव है जो किसी भी संख्या में जोड़ने के बाद पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो एकमात्र एक ऐसा अवयव है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। तो याद रखोगे बस योज्य तत्समक क्या है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं किसकी, गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बताओ क्या होगा? क्या होगा? 1। यानी कि एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जो किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करा दे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो, तो वो क्या होगा? 1। याद रखोगे? 1। यानी कि अगर मैं कोई भी नंबर n, प्राकृतिक संख्या ले ली हमने n, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, अगर मैं इसमें 1 के मल्टीप्लाई करता हूं तो पुनः वही नंबर n प्राप्त होगा कि नहीं? तो 1 क्या हुआ हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणात्मक तत्समक। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है ना। तो भाई यहां तक हमने वर्गीकरण कर लिया नंबर का, है ना। तो अब प्रैक्टिस शुरू कर रहा मैं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन तो हो चुका। अब जैसे कि आज तुम आज ही आए ना, तुम भी आज ही आए, तो तुम्हारी क्लास छूट गई, तो पहली क्लास से पढ़ी यूट्यूब पे, वहां से देख लियो। ठीक है ना, चलो।
क्वेश्चन आराम है अब। दिख रहा तुम्हें साहब? कोई दिक्कत तो नहीं होने की दिखने में? दिख रहा? चलो फिर बताओ। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक देखो, क्वेश्चन कोई सा भी नहीं उतारना, तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, तो बताओ कितनी होगी? 11 होगी? 10 ना? भाई मैंने लिखवाया था जब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ाया था तुम्हें, तो मैंने लिखवाया था कि 1 से लेकर 25 तक कितनी थी? 9 संख्या थी कि नहीं? 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं थी अभाज्य? 9, ठीक है ना। और 1 से लेकर 50 तक कितनी थी? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15 अभाज्य संख्याएं। और 51 से लेकर 100 तक कितनी थी? 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। और 1 से लेकर 100 तक कितनी थी? 25 अभाज्य संख्या है। और मैंने कहा था कि अभाज्य संख्याओं का कोई नेचर नहीं होता, ठीक है ना। अगर संख्या पूछता है तो मैं तो काउंट करनी पड़ेगी, या तुम्हें ये 4 चीज याद रखनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो 1 से लेकर 25 तक कितनी है भाई? 9। लेकिन ये पूछ कहां तक रहा? 30 तक। तो 25 के बाद और 30 के बीच में अभाज्य संख्या 29 भी होगी, तो इसका मतलब टोटल कितनी होगी? 10। क्लियर होगी बात? ये सारे क्वेश्चन पेपर के मतलब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। समझ में आ गए? दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ा रखा मैंने तुम्हें, अभी पता लगा कितना पढ़ रखा तुमने, है कि नहीं? चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला ऑप्शन 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2001 है। सही है गलत? पहला गलत है, क्योंकि 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1999, और 1999 का परवर्ती क्या होगा? 2000। यहाँ पे क्या है? 2001, तो गलत हो गए। पहला हो गया हमारा गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि 2000 के पूर्ववर्ती, 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1999 का पूर्ववर्ती 1998 होगा। इसका भी पूर्ववर्ती क्या होगा? 1998। तो यहाँ पे दे रखा कितना? 1999, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर होगी बात? तो ये भी गलत हो गया ना। सी ऑप्शन 2000 का परवर्ती क्या होगा? 2001, और 2001 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 2000, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो क्या डी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है अब? तो सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखे सी टेट में, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। बताओ भाई इस क्वेश्चन को, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनना, कौन सा कथन असत्य है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, गलत बताना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सही है गलत? सही है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ये तो सही है, लेकिन हमें तो गलत वाला बताना, तो ये तो सही हो गया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सही है, तो ये भी सही हो गया। अब ये कह रहा है कि संख्याओं 81 तथा 101 के बीच 19 पूर्ण संख्याएं हैं। बताओ सही है गलत? संख्याओं 81 तथा 101 के बीच 19 पूर्ण संख्याएं हैं। भाई 81 और 101 के बीच की बात कर रहा है, 81 और 101 के बीच की, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हमें काउंट करना 81 को, ना काउंट करना हमें 101 को, इनके बीच की बात कर ली, है ना। तो अगर मैं 101 में से 81 घटा दूं, 101 में से अगर मैं 81 घटा दूं, ये तो हट जाएगा। 81 हटा दूं तो कितना? 101 माइनस 81, तो कितना? 20। 20 आ गया। 81 तो हट चुका, लेकिन 101 तो शामिल है, तो एक और कम कर दो, माइनस 1 माइनस और कर दोगे तो 19 हो गया। तो ये तो सही हो गया। फिर ये तो सही हो गया ना कि संख्याओं 81 तथा 101 के बीच 19 पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल सही हो गया। क्लियर होगी बात? तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है। ये बताओ सही है गलत? गलत है। ये कह रहा कि सभी पूर्ण संख्या है, हमें पता है सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0 से शुरू होगी है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये पूर्ण संख्याओं का सेट होगा। क्या ये सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो
एक से शुरू होगी तो ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या, बताओ जरा। सारी प्राकृतिक संख्याएं, अरे सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। बात समझ में आई? क्योंकि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई और ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या भी है। लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अगर मान के चलते यहाँ पे ऐसा ना लिखा होता, यहाँ होता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो ये सही हो जाता कि नहीं, सही होता ना। तो इसका मतलब हमें गलत छांटना था, तो गलत कौन सा आ गया, ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इसका पढ़ लो जल्दी से। कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। असत्य बताना भाई, हमें ध्यान रखना। इसमें पता कई बार गड़बड़ कर दे बच्चा कि असत्य की जगह सत्य पर निशान लगा दे, है ना। तो उसको ध्यान रखना कि असत्य पूछ रहे हैं, यानी कि जो गलत होगा वो सही जवाब देना है ना। तो डी गलत है, तो इसका मतलब डी आंसर। तो प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सही है? बताओ, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सही है गलत? सही है, क्यों? बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना, अगर हम एक को, जब हम एक को प्राकृतिक संख्या मानते हैं, जब हम एक को प्राकृतिक संख्या रीड करते हैं, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि अगर पूर्ववर्ती हम जीरो को मानेंगे तो ये पूर्ण संख्या में बदल जाएगा। जबकि ये कह रहा कि ये प्राकृतिक संख्या एक है, तो एक से पहले कोई होती ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होगी ना। तो याद रखना इस बात को कि प्राकृतिक संख्या अगर एक है तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अगर पूर्ण संख्या एक है तो उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, जीरो। तो पूर्ण संख्या, अगर जब एक को पूर्ण संख्या मान के चलोगे तो पूर्ववर्ती जीरो होगा, अगर प्राकृतिक संख्या मान के चलोगे एक को तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब क्या होगा, ये बात तो सही होगी, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती जीरो होता है, ये भी बात सही होगी। तीन अंक के सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तीन अंकों की संख्या कौन सी होगी, 100। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी ना, 100। 99 के बाद 100, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या का परवर्ती है। सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 99, तो इसका परवर्ती, परवर्ती का मतलब एक प्लस करके, सही हो गया भी, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया। लेकिन हमें असत्य बताना, पूर्ण संख्याएं सीमित होती है। क्या सीमित होती है? अनंत तक जाती है ना। अगर यहाँ होता पूर्ण संख्याएं असीमित होती है, तो ये सही हो जाता। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई इसका आंसर। कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन, प्राकृत संख्याएं अपरिमित है। असत्य बताना है यहाँ पे भी, ठीक है। बी ऑप्शन, असत्य बताना। बी सबका यही है, तुम्हारा क्या है? समझ नहीं आया, तुम्हारा बताओ क्या है? बी, तुम बताओ क्यों समझ में क्यों नहीं आया? देखो, प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती है भाई, एक से लेकर इनफाइनाइट तक चलती है, यानी कि अपरिमित है। क्लियर होगी बात? तो ये तो बात सही होगी। क्लियर होगी बात? कोई भी संख्या सबसे बड़ी, मान के चलो मैंने 25 लिख दिया, तो क्या ये सबसे बड़ी है दुनिया की? नहीं। अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्या होती है, ये तो सबसे बड़ी है अंतिम प्राकृतिक संख्या। क्या ये 25 अंतिम प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं। तो ये बात गलत है, इसका मतलब बी आंसर सही हो गया। बाकी चेक करना चाहो कर लो। एक पहली प्राकृत संख्या तथा जीरो पहली पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है भाई। एक क्या है? पहली प्राकृत संख्या। जीरो क्या है? पहली पूर्ण संख्या। ये बिल्कुल सही होगी बात। कह रहा कि यदि ए व बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, जब इसने बोल दिया ना कि पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक कुछ भी मान सकते हैं, ए को भी और बी को भी। यदि ए व बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए बराबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ए को 4 मान लूं तो बी को भी 4 मान लूं, बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा ए ग्रेटर देन बी, यानी कि इसको मैं 4 मान लूं, इसको 3 मान लूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है।
अथवा ए लेस देन बी, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, हो सकता है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों की दोनों क्या पूर्ण संख्या है, तो ये भी बात सही होगी कि नहीं होगी? क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा लगेगा? असत्य बताना था तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृत संख्या होती है, ये बात गलत होगी क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर होगी बात? क्योंकि संख्या इनफाइनाइट तक है, अंतिम संख्या तो किसी को पता ही नहीं आज तक कि अंतिम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ उसमें कह रहा कि 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या, तो सिंपल सा सवाल है, 3 है। 1 से 10 तक 2, 3, 5, 7, 1 से 10 तक कितनी होगी? 4 होगी ना, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर होगी बात? ठीक है, बताओ सिंपल सिंपल से भी गलत कर पाओगे? भावनाओं में बह जाओगे, मतलब क्या लगे इतना सिंपल कैसे आ सके क्वेश्चन, तो इसे गलत कर दिया जा, है ना? चलो, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? ये भी बहुत सिंपल है। प्रथम दो अभाज्य, 2 + 3 कितना हो गया? 5। ठीक है ना, कुछ नहीं बताने की जरूरत है इसमें, तो बताओ इसका। अरे क्या हुआ ये? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य, मैं जिससे पूछू वो बताओगे इसको, है ना? कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है? जिससे पूछू, तुम बताओ, सबसे पीछे कोने में वो जो सी बता रहे तुम, तो तुम बताओ। सी है सबका, सबका सी है, सबका सी है। देख आया ना विद्वान, देख विद्वान बैठी। 87 है। है 87, 87 है, अभाज्य है। 83 होगा आंसर। बताऊँ अभी अभाज्य संख्या के बारे में मैंने क्या बताया था? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या बताया था कि जो 1 से या खुद से, 1 से या खुद से घटे, यानी कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, तो 81 है भाई, 1 से घटेगा और खुद 81 से, उसके अलावा 9 से भी घट रहा, 3 से भी घट रहा, 27 से भी घट रहा कि नहीं, तो इसके तो 2 से ज्यादा हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। 85 है, ये 1 से भी घटेगा और खुद से भी घटेगा, 5 से भी घटेगा, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 83 या तो 1 से घटेगा या फिर 83 से घटेगा, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं 87 की बात करूं तो 1 से घटेगा या फिर 87 से घटेगा, लेकिन साथ साथ में 3 से और 29 से और घटेगा, है ना, 29, 30, 87 और 3 से घटेगा तो 29 बार, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन। वैसे तो अधिकतर बच्चे मतलब जो पहली बार या दूसरी बार ही पढ़े तो 87 को बता दिया कई बार, है ना, जैसा कि तुम बता रही, है ना। चलो बताओ इस क्वेश्चन को, 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है? ये तो तुम्हारे मतलब याद ही होगा, 25। ठीक है ना, पूछता है इसके बारे में। अब ये नहीं कि तुम वहां पर गिनते फिरोगे 25 1 से 100 तक लिखोगे, ठीक है ना, ये याद रखना तुम्हें। 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। वो पूरा का पूरा टेबल याद रखनी जो मैंने तुम्हें समझाई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ इसका। क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल 17, 17 है ना, 2 + 3 + 5 + 7 बराबर 17। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, हर टाइप का क्वेश्चन होगा पेपर में। बताओ इसका। कह रहा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? क्या होगी? 97। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, सबको पता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 764 का अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब इससे अगले वाली, है ना, क्या होगी? 765। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसमें। 892 का पूर्ववर्ती यानी कि 891। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
अब इसका जवाब मैं जिससे पूछूं वो बताओगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कितने विद्वान बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। दूसरा, √3 एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। √16/225 एक अपरिमेय संख्या है। पढ़ लिया सबने? अब पूछ लो, बताओ जल्दी से। नाम ले लेगा पूछो। चल मनु बता। अन्नू, अन्नू है ना? क्या है? ए, कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। सत्य बताना था। सही है? सबसे पीछे बताओ तुम, सबसे पीछे जो दूर बैठे सबसे है, बताओ जल्दी। क्या है? सी, सी ऑप्शन। अच्छा तुम बताओ। ए, ए, ए ऑप्शन। देख लो गलत भी हो सके, कभी इस चक्कर में पड़ रहे हो। क्या है? ए, ए कन्फर्म नहीं है? लगने में और होने में फर्क हो, है ना। अब लगने से काम नहीं चलता ना। है डी, डी। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सत्य, सत्य पूछ रहा ना। और ये कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। हालांकि ये नोट करवा के मैंने लिखवाया था, याद आया कुछ? कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक क्या होगा? माइनस के इनफाइनाइट से लेकर 0 को शामिल करते हुए प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है इन सबको पूर्णांक बोलते हैं कि नहीं हम। और ये सारे पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या है। अगर मैं एक ले लूं तो 1/1 परिमेय संख्या का मतलब जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी तमाम नंबर है इनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी। क्लियर होगी बात? तो 3 से कट जा। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया भाई, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये √3 है, बात नहीं भाई। √3 एक परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। जब हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले मैंने बताया था तुम्हें नंबर लाइन के बारे में, और नंबर लाइन के बारे में मैंने सबसे पहले तुम्हें पूर्णांक पढ़ाया था, फिर दूसरा दशमलव रूप पढ़ाया था, फिर तीसरा क्या पढ़ाया था? परिमेय संख्या पढ़ाई थी, है ना। और फिर क्या पढ़ाई थी? अपरिमेय संख्या, बताया था कि नहीं। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये सब, इन चारों को हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं, और जिनको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे तमाम संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो ये कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये वास्तविक संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो है लेकिन ये अपरिमेय है। तो इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक को हम अपरिमेय नहीं कह सकते, सॉरी परिमेय नहीं कह सकते। समझ रहे बात को? तो प्रत्येक वास्तविक को हम परिमेय नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक में तो अपरिमेय भी तो शामिल है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। 16/225 का अंडर रूट, ये 4 है, अंडर रूट बाहर निकाल लोगे, 25 यानी कि 15, तो 4/15 जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, तो ये 4/15 तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तो परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपरिमेय, तो ये हो गया गलत। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी ऑप्शन, पाई एक परिमेय संख्या है। ये तो सबको रटा हुआ होगा, पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो पाई तो अपरिमेय संख्या, क्या बताना? असत्य। तो इसका मतलब पाई एक, यही बात गलत होगी, तो इसका मतलब यही सही है। बस इसी पे ध्यान गया है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो सही हो गया, है ना। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक, चलो इसमें बताओ, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है,
भाई सबसे बड़ी, जीरो से बाद में -1, अब ये इनफाइनाइट, इधर जितना जाओगे उतना छोटा होता चला जाएगा, तो सबसे बड़ी तो -1 ही होगी ऋणात्मक में ना, तो ये बात सही होगी। तो 22/7 एक परिमेय संख्या बिल्कुल है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो अलग बात है कि पाई की वैल्यू हम 22/7 मेंसुरेशन में इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वरना पाई की वैल्यू 3.14 पॉइंट समथिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आवे हैं उसमें ज्यादातर, तो वर्गीकरण पे चल रहा है सारा अभी, है ना, जो वर्गीकरण अब तक हमने सीखा। इसमें सत्य बताना। बस लास्ट है क्वेश्चन। अच्छा जाओ 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 जाओ, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट गाड़ी है। डी ऑप्शन सबका आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही ठीक है। देखो संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं है भाज्य, कल बताया था, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती ना है भाज्य, तो ये तो बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हमें तो असत्य बताना है, ठीक है ना। कह रहा कि ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम संख्या हो केवल दो है। तो भाई जितनी भी दुनिया में सारी अभाज्य संख्याएं हैं, दो को छोड़कर बाकी सभी विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या दो को छोड़कर बाकी सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और भाज्य भी है। तो इसका मतलब ये सही हो गया। दो परिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी परिमेय संख्या उठा लो, दो भी परिमेय संख्या है, 2/1 के रूप में लिख सकते हो, चार भी। योगफल कर लो तो 5 निकलेगा, गुणनफल कर लो 8 निकलेगा, तो परिमेय संख्या ही बनेगी ना 5/1 8/1, तो ये भी बिल्कुल सही होगी बात, ठीक है ना। लेकिन यहां पे कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। सदैव एक अपरिमेय संख्या हो, ये बात गलत है, क्योंकि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। बात समझ में आई। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव क्या हो, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो √3 है, √5 है, अपरिमेय संख्या है, √5 है, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों को बराबर मान लिया, गुणनफल कर दो तो 5 निकलेगा ना, 5/1 परिमेय बन गई ना। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल, या लग गया ना बीच में, सदैव एक अपरिमेय हो, ऐसा जरूरी नहीं है, परिमेय भी हो सकता है। तो इसका मतलब गलत कौन सा होगा, डी ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ में आया। जब पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं PDF फॉर्म में तुम्हें व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। बाकी तो अब जो टॉपिक चलेगा हमारा वो स्थानीय मान, सन्निकट मान, ये चीज चलेगी फिर अगली जो क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए।